Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about sexual harassment at workplace. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. Also very important from GS पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए एक आधा केस स्टडी इस बार आ सकता है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर के. तो जो भी आइडियाज़ हम यहाँ देखेंगे दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग अ केस स्टडी. प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, शॉर्ट में इसको हम कह रहे हैं पॉस एक्ट. ये कानून 2013 में पास किया गया था एंड दिस लॉ क्लियरली डिफाइंस व्हाट विल बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. उसके अलावा इट ऑल्सो ले डाउन प्रोसीजर फॉर कंप्लेन एंड इंक्वायरी एंड द एक्शन टू बी टेकन इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. क्यों सेक्सुअल हरासमेंट मैं कह रहा हूँ इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आपने देखा भी होगा दिल्ली में चल रहा है जंतर मंतर के पास न्यू दिल्ली में हमारे देश के जो टॉप रेसलर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट रेसलिंग फेडरेशन चीफ ब्रिज भूषण शरण सिंह. और फिर भारत सरकार ने इनके खिलाफ एक कमिटी बनाई है. प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है? प्रोटेस्ट ऐसा है कि द रेसलर्स आर एलिजिंग कि ब्रिज भूषण शरण सिंह हैज़ बीन एंगेज्ड इन और हैज़ बीन एंगेजिंग इन मोलेस्टेशन ऑफ वीमेन रेसलर्स एज अ चीफ ऑफ वर्ल्ड एज अ चीफ ऑफ रेसलिंग फेडरेशन इन इंडिया. तो इस तरीके से इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के एलिगेशंस लग रहे हैं और उसी एलिगेशंस के बेसिस पे जो टॉप के रेसलर्स हैं हमारे देश के, आप देख सकते हैं बजरंग पूनिया, ये लोग सब लोग बैठे हैं. सो दे आर डिमांडिंग रिमूवल ऑफ ब्रिज भूषण शरण सिंह एंड इनके खिलाफ केसेस लगाए जाए, इनको जेल भेजा जाए. लेकिन अभी तक इसमें कोई खास बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं है. भारत सरकार ने अभी तक कमिटी बनाई है हेडेड बाई चैम्पियन बॉक्सर MC मैरी कॉम टू लुक इनटू एलिगेशंस ऑफ द रेसलर्स. और ये जो कमिटी है उसने अभी तक तो बस एक बात हाईलाइट की है क्लियरली कि इस पर्टिकुलर केस में देयर वाज एब्सेंस ऑफ इंटरनल कंप्लेन कमिटी विच इज़ मैंडेटरी एज पर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट. तो जरा देखते हैं. इसी कारण से मैं कह रहा था कि पॉस एक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. पॉस एक्ट के हिसाब से एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होनी चाहिए जो इस पर्टिकुलर केस में रेसलिंग फेडरेशन के अंदर नहीं थी, जिस कारण से इतने सारे लैप्सेस हुए हैं, जिस कारण से इतने सारे टाइम से अगर इस तरह के केसेस चल रहे थे तब भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था. तो समझते हैं पॉस एक्ट के बारे में. द लॉ वाज ब्रॉट इन 2013, लेकिन इस लॉ को बेसिकली सेप दिया गया लॉ का बाय द पार्लियामेंट. अदरवाइज सच प्रोविजंस वेयर ऑलरेडी इन फोर्स एज पर अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसको हम लोग विशाखा गाइडलाइंस नाम से जानते हैं, दैट वाज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 1997. तो विशाखा गाइडलाइन 1997 में दिया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट इन अ केस विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. केस कुछ ऐसा था कि देयर वाज अ सोशल वर्कर भावरी देवी. She was gang raped in Rajasthan because she fought against a case of marriage of 1-year-old baby girl in 1992. तो भावरी देवी ने इस 1-year-old गर्ल के चाइल्ड मैरिज को लेकर के प्रोटेस्ट किया और इस कारण से भावरी देवी के खिलाफ रेट्रीब्यूटिव रेप प्रैक्टिस किया गया, मतलब बदला लेने की भावना से गैंग रेप प्रैक्टिस किया गया. सो एक सवाल आया था यूपीएससी में एथिक्स पेपर में, ऑनेस्टी कम्स विथ अ प्राइस. वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भावरी देवी का एग्जांपल दे सकते हैं. तो भावरी देवी के केस को रिप्रेजेंट करते हुए देयर वाज अ वीमेन NGO जिसमें विशाखा एंड अदर वीमेन मेंबर्स took the case of Bhavri Devi to the Supreme Court. और उसी केस में विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिए, विशाखा गाइडलाइंस टू प्रिवेंट सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस. और इसी विशाखा गाइडलाइन को फिर स्टैच्यूटरी स्टेटस दिया, कानून का स्टेटस दिया पार्लियामेंट ने जब कानून बनाया गया पॉस एक्ट इन 2013. तो ये आप देख सकते हैं 1997 द सुप्रीम कोर्ट फॉर्मुलेटेड विशाखा गाइडलाइंस दैट मेड इट मैंडेटरी for the institutions across the country to put in place measures to prevent and redress sexual harassment at workplace. It laid foundation for Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013. तो विशाखा गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें लिखी गई थी? इट क्लियरली डिफाइंड व्हाट वुड बी
called sexual harassment and imposed 3 key obligations on institutions, that is prohibition, prevention and redress. तो institutions किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर 3 जिम्मेदारियां होंगी कि सेक्सुअल हरासमेंट को पूरी तरह से प्रोहिबिट या प्रिवेंट करे, और अगर ऐसी कोई भी घटना होती है तो उसके केस में रिड्रेसल मैकेनिज्म लिया जाए. द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट दे शुड एस्टैब्लिश, द इंस्टीट्यूशन शुड एस्टैब्लिश अ कंप्लेंट कमिटी which would look into the matters of sexual harassment of women at the workplace. And the court made it legally binding for all the institutions to have a complaint committee in order to avoid sexual harassment at workplace. बाद में 2013 में POS Act लाया गया subsequently that mandated that every employer must constitute an internal complaint committee at each office or branch that has 10 or more employees. It defined various aspects of sexual harassment and laid down procedure for action in case of complaint. तो क्या क्या एक्टिविटी सेक्सुअल हरासमेंट कही जा सकती हैं, ये डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि केस स्टडी जब भी ऐसा आएगा तो हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी कि अच्छा ये वाला पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के अंतर्गत गिना जा सकता है. तो क्या क्या एक्टिविटी जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में गिनी जाएंगी. आस्किंग फॉर सेक्स इन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट और ए फेवर, degrading words and comments, degrading pictures or objects, making unnecessary physical contact including unwanted touching, calling people's sex specific derogatory names, repeatedly asking for dates and not taking no for an answer, making sex related comments about person's physical characteristics or action, saying or doing something because you think person does not conform to sex role stereotypes, posting or sharing pornography, sexual pictures or cartoons, sexually explicit graffiti, making sexual jokes, bragging about sexual prowess, refusing to refer to a person by their self-identified name or personal pronoun, requiring a person prove their gender. ये सब कुछ माना जाएगा sexual harassment at workplace. तो क्या प्रोसीजर है फॉर कंप्लेंट अंडर द एक्ट. इस एक्ट के अंतर्गत अगर कंप्लेंट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है. देखिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द एग्रीव्ड विक्टिम टू फाइल कंप्लेंट फॉर द आईसीसी. देखिए, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द एग्रीव्ड विक्टिम टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर द आईसीसी टू टेक एक्शन. मुद्दा यह है कि विक्टिम को खुद केस करने की या कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं है आईसीसी में. होता क्या है, द एक्ट सेज दैट सी मे डू सो एंड इफ सी कैन नॉट, एनी मेंबर ऑफ द आईसीसी शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस टू हर टू कंप्लेन इन राइटिंग. तो आईसीसी के मेंबर ही उस लेडी को सपोर्ट कर सकते हैं कंप्लेन स्टार्ट करने के लिए. मैंडेटरी नहीं है कि वो लेडी खुद ही कंप्लेन लिखेगी तभी जा कर के केस माना जाएगा. आईसीसी के मेंबर्स भी उस लेडी को कह सकते हैं कंप्लेन लिखने के लिए. द वुमन, इफ द woman cannot complain because of physical or mental incapacity or death, otherwise her legal heir may do so. Under the act, the complaint must be made within 3 months from the date of the incident. लेकिन ये टाइम आईसीसी चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है, उस ऑर्गेनाइजेशन की आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी चाहे तो एक्सटेंड कर सकती है अगर उसको लगता है कि 3 महीने का टाइम जो है किसी कारण से, रीजनेबल कारण से ब्रीच हुआ था. तो What steps can be taken under POS Act? The ICC may, before inquiry and at the request of the aggrieved woman, take steps to settle the matter between her and the respondent through conciliation. तो बातचीत से आईसीसी मैटर को सुलझाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से पैसे का सेटलमेंट नहीं होना चाहिए फॉर सच कंसिलिएशन. बातचीत से हो जाए, पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए. द आईसीसी में आइदर प्रोवाइड द विक्टिम्स कंप्लेंट टू द पुलिस और इट कैन स्टार्ट एन इंक्वायरी दैट कैन बी completed within 90 days. The identity of the woman, responded, witness or any information on the inquiry, recommendation and action taken should not be made public. ये publicly नहीं बताया जाना चाहिए. If the allegations of the sexual harassment are proved, ICC will recommend to the employer to take action in accordance with the provision of the service rules. तो हर कंपनी के अपने सर्विस रूल्स होंगे और ICC उस सर्विस रूल के हिसाब से सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट में एक्शन लेगी. द ICC may recommend that the company deduct salary of the person who found guilty as it may consider appropriate. The compensation is determined. और सैलरी डिडक्ट किया जाता है. जो अलीज्ड ऑफेंडर है उसको पुलिस में भी दिया जा सकता है, उसके खिलाफ लीगल केसेस भी किए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द केस.
तो सैलरी डिडक्ट करके जनरली कंपनसेशन दिया जाता है अगर बहुत ज़्यादा सीरियस सेक्सुअल ऑफेंस का केस नहीं है तो कंपनसेशन विल डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स कि सफरिंग कितना हुआ है, इमोशनल डिस्ट्रेस कितना हुआ वुमेन को, उसके करियर में कितना नुकसान हुआ, उसके मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके मेंटल सफरिंग कारण, income and financial status of the respondent and the feasibility of such payment. All these are factors that are considered before deduction and asking for giving compensation to the women sufferer or victim. If either the aggrieved woman or the respondent is not satisfied, they may appeal in court within 90 days. तो मुद्दा ये है कि अगर आप केस से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपको आईसीसी की बात माननी ही माननी है. लेकिन एक इसमें थोड़ा सा ट्रबलसम इशू भी है, दैट इज सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट. सेक्शन 14 ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई मलिशियस या फॉल्स कंप्लेन करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईसीसी, उस लेडी के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले सकता है एज पर अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल. The Act, however, makes it clear that the action cannot be taken for mere inability to prove. There should be enough substantial proof कि जो एलिगेशंस थे वो झूठे थे. तो ये फिर भी हर एक लेडी के लिए जब वो कंप्लेन करना चाहती है तो उसके लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है कि अगर वो साबित ना कर पाई कि उसके एलिगेशन सही हैं और कहीं काउंटर पार्टी ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके वो साबित कर दिया कि आपके एलिगेशन झूठे हैं, तो उस केस में उस लेडी के खिलाफ ही एक्शन हो सकता है. दैट इज़ वन कंसर्न. लेकिन नियम तो ऐसा है कि अगर लेडी साबित नहीं कर पाती है तब उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा. अगर ये साबित हो जाता है कि लेडी ने झूठे कंप्लेन किए हैं तब उसके खिलाफ एक्शन होगा. बट अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी है किसी कंपनी में तो उसके लिए ये साबित कर पाना भी कितना कठिन है. आईसीसी वाले मेंबर्स को इन्फ्लुएंस करना कितना कठिन है और वो साबित कर देगा कि उस लेडी ने फॉल्स मलिशियस कंप्लेन किए, तो दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम. उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक ऑल इंडिया कंप्लेन के लिए ऑनलाइन बॉक्स लॉन्च किया है, सी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स. It is a single window access to every woman irrespective of her work status in organized or unorganized private or public sector and facilitate registration of complaint related to sexual harassment. Any woman facing sexual harassment at workplace can register their complaint through the पोर्टल. तो पोर्टल पे जाकर के आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो, अनऑर्गेनाइज में काम कर रहे हो. तो ऑल इंडिया ये पोर्टल है सी बॉक्स, वहाँ पे कंप्लेन रजिस्टर किया जा सकता है रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. एक केस स्टडी दे रखा है मैंने, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे केस स्टडी आने के इस बार चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो जो मैंने केस आपको बताया रेसलिंग फेडरेशन वाला, उसके कारण से. ये केस स्टडी पढ़िएगा, इसको मैंने यहाँ सॉल्व भी कर दिया है. टुडे आई एम नॉट फीलिंग मच बेटर या फिर आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो इस कारण से मैं पूरा भी ये पढ़ के बताऊंगा नहीं. आप पढ़ सकते हैं एंड यू कैन हैव अ लिटिल बिट आइडिया कि हाउ केस स्टडीज़ आर सॉल्व्ड. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट दंतक. दिस आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, प्रोजेक्ट दंतक ये स्टार्ट किया गया था भारत द्वारा भूटान के साथ संबंध सुधारने के लिए, भूटान के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखने के लिए इंडिया ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, प्रोजेक्ट दंतक. इसका मेन गोल था कि मोटरेबल रोड्स बनाए जाए भूटान के अंदर. एंड दिस प्रोजेक्ट दंतक वाज आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड किंग ऑफ भूटान. ये जो प्रोजेक्ट दंतक है जिसके अंतर्गत भूटान के अंदर मोटरेबल रोड्स बनाए जाते हैं, दैट इज़ टेकन फॉरवर्ड बाय और इम्प्लीमेंटेड बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, इसका मुख्य काम ही है कि इनएक्सेसिबल जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जो डिफ़िकल्ट बॉर्डर एरियाज़ हैं, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन किया जाए. ये रोल होता है BRO का. इट वर्क्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री. BRO के हाल फिलहाल में 64th रेजिंग डे सेलिब्रेट की गई. उसी दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट दंतक का जिक्र किया. ये प्रोजेक्ट दंतक को BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कितना सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट किया, जिस कारण से इंडिया और भूटान के रिलेशंस इतने अच्छे हुए हैं. तो इंडिया भूटान रिलेशंस पे कभी भी मेंस में सवाल आ जाए तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट दंतक एज एन इम्पॉर्टेंट बेसिस फॉर गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान.
इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डी-डॉलराइजेशन. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, बैकग्राउंड समझते हैं. तो इंडिया और रसिया जो है वो आपस में ट्रेड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं इन रुपीज़, रुपए में आपस में ट्रेड करने का वो प्लान कर रहे हैं इंडिया और रशिया. और ऐसा ट्रेड दिसंबर महीने से शुरू भी हो गया रुपए में. लेकिन हाल फिलहाल में कुछ रिपोर्ट्स निकल कर के आ रही थी कि अब रसिया रुपये में ट्रेड करना नहीं चाहता है. इस पे फिर हमारे भारत के कुछ सरकारी ऑफिसर्स ने कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रसिया रुपए में ट्रेड करना चाहता है. बस प्रॉब्लम ये है कि रसिया के पास बहुत सारा रुपया हो गया एंड रसिया इज़ नॉट एबल टू थिंक कि व्हाट इट शुड डू विद दैट रुपी अमाउंट. देखिए, रसिया ने वोस्ट्रो अकाउंट की मदद से हमारे साथ ट्रेड किया. वोस्ट्रो अकाउंट कैसे काम करता है ज़रा सोचिए, या वोस्ट्रो अकाउंट होता क्या ज़रा समझिए. जब कोई भी फॉरेन बैंक, इस केस में रसियन बैंक, इंडिया के किसी बैंक में एक अकाउंट खोले इन रुपी, तो ये वाला अकाउंट कहा जाता है वोस्ट्रो अकाउंट. वोस्ट्रो अकाउंट का पेमेंट कैसे होता है, क्या उसका पर्पस होता है, वो ज़रा समझिए. मान लीजिए कि इंडिया नॉर्मली रसिया से काफ़ी सारा क्रूड ऑयल ख़रीदता है. तो रसिया के किसी कंपनी से हमने क्रूड ऑयल ख़रीदा, तो उसके बदले में हमें पेमेंट करना है. हमने रुपए में पेमेंट डाल दिया इस SBI के वोस्ट्रो अकाउंट में, विच इज़ हेल्ड बाय दिस रसियन बैंक. तो रसियन बैंक के इस रुपए अकाउंट में, वोस्ट्रो अकाउंट में पैसा हमने डाल दिया. और रसियन बैंक ने क्या किया, अपने रसिया के अंदर के किसी बैंक से रूबल निकाल करके एक्सपोर्टर ए को दे दिया. तो पैसे का सेटलमेंट हो गया. रसियन बैंक को भी पैसा मिल गया लेकिन रुपए में, और रसियन बैंक ने पेमेंट कर दिया, एक्सपोर्टर ए को भी पैसा मिल गया रूबल में. अभी ये चीज़ें चलती रहती हैं कब, जब कुछ सामान इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, कुछ रसिया से इंडिया में आया. लेकिन अभी इस केस में हो क्या रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा तेल मंगा रहे हैं रसिया से, हमारा रुपया जो है भरा जा रहा है वोस्ट्रो अकाउंट में. अब वहाँ का बैंक सोच रहा है कि अब मैं क्या करूँ इतने सारे रुपए का. एंड दैट इज़ वन स्टिकिंग पॉइंट वाई दिस ट्रेड इन रुपी हैज़ बीन हॉल्टेड, बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रुपी इन द वोस्ट्रो अकाउंट ऑफ द रसियन बैंक, जिसके थ्रू ये ट्रेड हो रहा था रुपी में बिटवीन इंडिया एंड रशिया. इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी. तो देखिए, अभी इसमें सारा का सारा जो बहस है, या सारा का सारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को हम रुपए में क्यों नहीं करा सकते. हम क्यों इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में कराने में इतनी तकलीफ़ें आती हैं. तो मुद्दा ये है कि जब भी कोई देश कोई सामान खरीदता बेचता है तो किस करेंसी में पेमेंट होता है, वो होता है डॉलर. डॉलर इज़ वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, इनफैक्ट द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सेप्टेड रिजर्व करेंसी. सिर्फ डॉलर नहीं है, बट डॉलर इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड रिजर्व करेंसी. अगर हिस्ट्री देखी जाए तो 1944 में ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट ने अलाउ किया दैट कंट्री शुड यूज डॉलर रादर देन गोल्ड फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. आप सोचिए, मेडिएवल टाइम में या 1944 से पहले तक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इस्तेमाल होता था गोल्ड का, लेकिन गोल्ड तो लिमिटेड नंबर में है. तो अगर सिर्फ गोल्ड से हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड लिमिट हो रहा था, राइट. तो फिर 1944 में गोल्ड को लिंक किया गया डॉलर से, और डॉलर का इस्तेमाल शुरू किया गया इंटरनेशनल ट्रेड के लिए. गोल्ड की वैल्यू लिंक कर दी गई डॉलर से, और डॉलर में इंटरनेशनल ट्रेड शुरू किया गया. लेकिन 1970s में द प्रेसिडेंट निक्सन सेपरेटेड डॉलर फ्रॉम गोल्ड. तब से आप समझिए कि डॉलर हैज़ बिकम द न्यू गोल्ड. पहले हमने शुरू किया गोल्ड में पेमेंट करते थे, ट्रेड करते थे, फिर हमने गोल्ड को डॉलर से लिंक किया और डॉलर में ट्रेड कर रहे थे, बट गोल्ड वाज लिंक्ड विद डॉलर. बाद में हमने लिंकेज खत्म कर दिया. नाउ वी डू ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेड्स इन डॉलर्स ओनली एट इंटरनेशनल लेवल. सो दिस इज हाउ डॉलर हैज़ बिकम द गोल्ड और न्यू गोल्ड ऑफ द वर्ल्ड, और यू में से इट इज़ वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी. वर्ल्ड रिजर्व करेंसी मतलब दुनिया के ज़्यादातर देश इसी में अपना फॉरेक्स रिजर्व रखते हैं. वर्ल्ड रिजर्व करेंसी से हमारा ये भी मतलब है कि जो भी इंपॉर्टेंट जो कमोडिटीज़ होते हैं जैसे गोल्ड या ऑयल, इंटरनेशनल लेवल के इनके प्राइस जो है वो डॉलर में ही निकाले जाते हैं. इसीलिए कई सारे ऐसे देश हैं जैसे चाइना और रसिया जैसे देश, वो इस बात को जानते हैं कि जब तक डॉलर डोमिनेंट वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है तब तक चाइना और रसिया अमेरिका का काउंटर पार्ट या अमेरिका के लिए इकोनॉमिक चैलेंज तो नहीं बन सकते. और दैट इज़ वाई कंट्रीज लाइक रसिया एंड चाइना आर डिमांडिंग टू हैव वन वर्ल्ड करेंसी विच इज़ यूनिवर्सल अक्रॉस द वर्ल्ड. किसी एक देश की करेंसी को यूनिवर्सल करेंसी बनाने से अच्छा है कि किसी एक अलग से यूनिवर्सल करेंसी बनाई जाए. अब इसमें देखना है कि हर देश जो है वो अपनी अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है. तो
वाई डज RBI वॉन्ट टू सेटल पेमेंट इन रुपी? आखिर रुपए में इंटरनेशनल पेमेंट करने से हमारा क्या फ़ायदा होगा? इट विल रिड्यूस इंडियाज डिपेंडेंस ऑन US डॉलर। धीरे धीरे जब ज़्यादा रुपए में हम पेमेंट करने लगेंगे तो दैट विल इंक्रीज आवर बार्गेनिंग पावर विथ अदर कंट्री। जैसे रसिया के केस में हम बात करते हैं, रसिया से कोई तेल खरीद नहीं रहा था क्योंकि सैंक्शंस उसके ऊपर इम्पोज थे, तो इंडिया ने उसके साथ तेल खरीदना शुरू किया। इंडिया ने दो फ़ायदे उठाए, पहले तो बोला कि हम पेमेंट रुपीज़ में करेंगे एंड वी हैव ऑल्सो गॉट अ चीपर डील। सो रिलेटिवली $30 पर बैरल हम पैसा बचा रहे हैं व्हेन वी आर ट्रेडिंग विथ रसिया। Stability of Indian rupee. If Indian rupee is accepted at international level for international trade, that will bring stability of Indian rupee also. And global acceptance of Indian currency will be there. तो इससे होगा क्या कि जो हमने इंटरनेशनल लोन ले रखे हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक से, उसमें भी हम लोन को रिपे कर सकते हैं इन रुपी। दैट विल टू ग्रेट एक्सटेंट रिलीव अस फ्रॉम एक्सटर्नल डेट। तो इंडिया धीरे धीरे कोशिश कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे अपने करेंसी के भी ट्रेड को बढ़ाने का, अपने करेंसी में भी ट्रेड को बढ़ाने का। जैसे डॉलर में ट्रेड हो रहा है, अब डॉलर का इंपॉर्टेंस घटा करके धीरे धीरे रुपए में ट्रेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रसिया कोशिश कर रहा है रूबल में ट्रेड बढ़ाने का, चाइना कोशिश कर रहा है युआन में ट्रेड बढ़ाने का। इंडिया ने 2022 में इंडिया सॉ इट्स फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इन रुपी विथ रसिया। राइट नाउ इंडिया हैज़ अलाउड, इंडिया की जो RBI है, इट हैज़ अलाउड 18 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग दीज टू हैव सेटलमेंट इन रुपी। तो कह सकते हैं कि दीज आर मूव्स टुवर्ड्स डीडॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड। लेकिन व्हाट आर द इशूज़ इन इंटरनेशनल सेटलमेंट इन रुपी? आखिर क्यों इंटरनेशनल सेटलमेंट रुपी में होने में क्या क्या समस्या है? तो सबसे बड़ा समस्या है रुपए का एक्सेप्टेंस। इंडिया का ट्रेड पूरे दुनिया से लगभग 2% के आसपास है, कोई मैसिव ट्रेड तो है नहीं। तो वाई वर्ल्ड कंट्रीज इज सो इंटरेस्ट इन कीपिंग इंडियन करेंसी विद देम? बिकॉज इट इज़ नॉट ए मेजर इकोनॉमी एज फार एज इंटरनेशनल ट्रेड इज़ कंसर्न। उसके अलावा दूसरा मेन कंसर्न होगा कि अगर रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा, इमेजिन कीजिए हाइपोथेटिकली रुपया बिकम्स द ग्लोबल करेंसी रिजर्व, तो उस केस में एवरी वन विल ट्राई टू होल्ड मोर एंड मोर रुपी विद देम सेल्फ, चाहे वो देश के अंदर रहने वाले हों या देश के बाहर रहने वाले हों। उस केस में RBI के लिए मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी होता है क्या? एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी? तो रेट्स बढ़ाए कॉन्ट्रैक्शनरी हो गया, रेट्स घटाए एक्सपेंशनरी हो गया। वो इसलिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। लोग जो है देश के अंदर ही रह रहे हैं, उनको पता है देश में ही रुपया इस्तेमाल होना है। लेकिन और बैंक्स आर द मेन सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज़। लेकिन जैसे ही रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनेगा तो लोग जो है उसको ज़्यादा ज़्यादा अपने पास होल्ड करके रखने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी में फेल। तीसरा, इंडिया इज़ हेविली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड अदर इंपॉर्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। ऐसे हालात में वाई एनी कंट्री वुड शो इंटरेस्ट इन एक्सेप्टिंग पेमेंट इन रुपी? जब हम खुद बायर हैं तो हमारा बार्गेनिंग पोजीशन तो ऑलरेडी कमज़ोर है, जो सप्लायर उसका मजबूत है, और उस केस में वाई एनीबडी वुड एक्सेप्ट रुपी फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट? अभी अमेरिका की करेंसी को लोग एक्सेप्ट करते हैं इंटरनेशनल पेमेंट के लिए क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके अलावा इसका ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो दुनिया के ज़्यादातर देश अमेरिका से अच्छा खासा ट्रेड करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर विलिंग टू एक्सेप्ट डॉलर एज अ करेंसी विद देमसेल्फ, बिकॉज उस केस में वो लोग कभी भी पेमेंट ले दे सकते हैं। वाई एनी कंट्री वुड एक्सेप्ट रुपी एज अ करेंसी? अभी लॉन्ग टर्म में इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी ग्रो बिगर इकोनॉमी, इफ़ आवर इंटरनेशनल share in international trade increases, then perhaps a day may come, but right now it appears to be a difficult thing to have. आंसर मैंने लिख दिया है, you can read it. Amongst the following, who is eligible for benefit under MG Narega? All adult members of a household are eligible. Correct answer will be option D. और तो लुम्बिनी was his birth place, 1 का C होगा। यहीं से आंसर मिल गया। करेक्ट आंसर will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.